माए में कुछ और ना मंगा बस है मासिफ एपिसोड नंबर 27। चलो भी वर्षा, देर हो रही है। जी जी चलें। अफान की बात सुनते वर्षा फौरन बोली और बेड से अपना दुपट्टा और चादर उठाती खुद पर डाल गई। फिर अफान के साथ कमरे से बाहर निकली तो अफान ने होटल से चेकआउट किया। आज वो दोनों कश्मीर जा रहे थे। पिंडी से कश्मीर 2 घंटे के फासले पर था। वो दोनों कश्मीर बस से जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों बस में बैठे तो वर्षा ने अफान के कंधे पर सर रखा, जिस पर अफान हल्का सा मुस्कुराया। जानम, तुम जागती रहो, अपने बैग का ख्याल रखना, मैं सोने लगा हूँ। आपको सोने के सिवा और कोई काम नहीं? अफान अपनी हंसी दबाता बोला तो वर्षा ने इसे घूरते सवाल किया। वैसे काम तो है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं। अफान, ठर्क झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इंसान बने। जब मैं काम का बोलता हूँ तब तुम मानती नहीं, और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो सोऊंगा ही ना, फिर तुम सोने नहीं देती। डार्लिंग, घूमो मत, एक जगह रुक जाओ। वर्षा के सवाल पर अफान मुस्कुराता शरारत से बोला और फिर बात अधूरी छोड़ी तो वर्षा ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर अफान दुनिया जहां की मजलूमियत समोए बोला तो वर्षा को मजीद गुस्सा आया। उफ, इस आदमी से बहस में कोई नहीं जीत सकता। कुछ कहा क्या तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने, सो जाएं आप, गुड नाइट। वर्षा गुस्से से बड़बड़ाती बोली तो अफान ने फौरन सवाल किया, जिस पर वर्षा गुस्से से कहती बस से बाहर देखने लगी, जबकि अफान आंखें बंद कर गया। तकरीबन 2 घंटे बाद इनकी बस अड्डे पर पहुंची तो वर्षा को बस में बैठे बैठे ही सामने खड़ी अजलान की गाड़ी और इसके साथ टेक लगाकर खड़े बातों में मशगूल अजलान और साहिल नजर आए। अपने भाई को 2.5 महीने बाद देखते वर्षा की आंखें नम हुई। फिर वर्षा ने हाथ उठाकर अजलान को आवाज देना चाही तो इसे याद आया कि अफान सो रहा है। फिर इसने गर्दन घुमाते अफान को देखा, जो अब भी गहरी नींद के मजे ले रहा था। अफान की बातें और हरकतें याद करते वर्षा को गुस्सा आया। फिर अफान की गहरी नींद का फायदा उठाते वर्षा अपना बैग उठाती पिछली सीट पर फेंक गई। फिर वर्षा ने अपनी चप्पल उतारी और इसे भी पिछली सीट पर फेंकती खिड़की और सर के ऊपर लगे स्टैंड का सहारा लेती पिछली सीट पर कूदी तो इसकी कोनी खिड़की से टकराई, जिस पर वर्षा ने जोर से अपनी कोनी मसली। फिर हल्का सा ऊंचा होते अफान को देखा, जो अब भी सोया हुआ था। फिर वर्षा अपना बैग और जूती हाथ में पकड़ती फौरन बस से नीचे उतरी और भागकर अजलान और साहिल के पास गई। अजलान और साहिल जो बातों में मसरूफ थे, किसी लड़की को अचानक अजलान के सीने से लगते देखकर दोनों हैरान हुए। फिर अजलान ने फौरन इस लड़की को खुद से दूर किया तो वर्षा को देखते अजलान हल्का सा मुस्कुराया और इसे एक बार फिर सीने से लगा गया। अजलान को आज 2.5 महीनों बाद वर्षा को सीने से लगाते सुकून मिला। फिर अजलान ने वर्षा को बालों पर बोसा दिया तो वर्षा की आंखें एक बार फिर नम हुई। ये तुम चप्पल हाथ में पकड़ कर क्यों आई हो? और अफान कहाँ है? वो हर बस में सो जाते थे और मैं बोर हो जाती थी। अब भी वो बस में सो रहे थे। मैं चुप करके पिछली सीट पर छलांग लगाती बस से उतर कर आ गई। अब वो वापस पिंडी चले जाएंगे। ऐसा सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में होगा वर्षा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? साहिल की बात सुनते वर्षा हल्के गुस्से से बोली। तभी अफान, जिसे बस वाले ने उठा दिया था, इसके पीछे खड़ा होता गुस्से से बोला तो वर्षा ने अफान को सख्त नजरों से घूरा, जिस पर अफान आगे बढ़ता अजलान और साहिल के गले लगा। मेरी मर्जी, नहीं दिल किया मेरा उठाने का, सोते रहते बस में, वापस पिंडी चले जाते। उठ क्यों गए हैं आप? मैं तुम्हारा शौहर हूँ वर्षा, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? ऐसे शौहर से सब्र अच्छा है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वर्षा की बात सुनते अफान सीने पर हाथ बांधता बोला तो वर्षा अपनी कमर पर हाथ टिकाती लड़ाका औरतों की तरह खड़ी होती बोली, जबकि अजलान और साहिल तो इन दोनों को लड़ते देखकर हैरान थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। अजलान, तुम देख रहे हो अपनी बहन को किस तरह मुझसे जबान चला रही है? आप मेरे भाई से मेरी शिकायतें कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ तो। अफान अजलान को देखता बोला तो अजलान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जिस पर वर्षा गुस्से से बोली तो अफान ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। भैया, आपको पता है ये मेरे साथ अश्लील हरकतें करते हैं, ठरकी कहीं के। तुमने मुझे ठरकी कहा? अगर आइंदा तुमने मुझे ठरकी कहा तो देख लेना। क्या देख लेना? आपको तो मैं बताती हूँ, वर्षा गुस्से से बोली तो इसकी बात सुनते अजलान और साहिल की आंखें हैरत से फैली। इससे पहले अजलान वर्षा को कुछ कहता अफान गुस्से से बोला तो वर्षा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया, जिस पर अफान ने वर्षा को धमकी दी तो वर्षा का गुस्सा सवा नेज़े पर चढ़ा। फिर वो गुस्से से बोलती अपने पाँव से चप्पल उतार गई, जबकि वर्षा को चप्पल उतारता देखकर अफान ने फौरन दौड़ लगाई तो वर्षा ने दूर से ही खड़े होते जूता खींच कर मारा, जिसे अफान ने भागते हुए कैच किया तो वर्षा ने अपना दूसरा जूता उतारा और वो भी खींच कर मारा तो अफान ने वो भी कैच किया। तुमने अपने मजाजी खुदा को जूता खींच कर मारा ना? अब तुम्हारी सजा है कि तुम घर तक नंगे पाँव जाओगी। वर्षा अफान सिद्दीकी, मेरा नाम वर्षा रहमान है, मैं नहीं मानती आपको अपना मजाजी खुदा। तुम मानो या ना मानो, ये हकीकत है जिसे तुम झुटला नहीं सकती। अब दुनिया वाले तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे, तुम्हारे बाप के नाम से नहीं। अपने मजाजी खुदा की इज्जत और खिदमत किया करो, नालायक लड़की। अफान वर्षा के दोनों जूते हाथ में पकड़ता बोला और आखिर में इसे अपने नाम से मुखातिब किया, जबकि वो अच्छे से जानता था वर्षा को चिढ़ होती है अपना सरनेम चेंज करने से। पिंडी में भी इस बात पर कितनी दफ़ा वर्षा ने बहस की थी
और एंड में जब अफान बहस कर करके थक जाता तो वो वर्षा की आवाज़ इसे किस करके बंद करता। फिर वर्षा शर्म के मारे कम से कम 3 घंटे तक अफान से बात नहीं करती थी। अफान को अपना नाम बदलते देखकर वर्षा गुस्से से बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, आग ना लगा दूं मैं ऐसे मजाजी खुदा को जिसकी वजह से मुझे मेरे बाप का घर तो ठीक नाम भी छोड़ना पड़े। बस कर दो यार, तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे मियाँ बीवी लड़ते हैं। एक्सक्यूज मी, मियाँ बीवी की तरह लड़ते क्या है, हम मियाँ बीवी हैं। वर्षा के जलकर जवाब देने पर साहिल कानों पर हाथ रखता बोला तो अफान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। बस करो तुम दोनों, कितना और लड़ोगे, अभी फिलहाल घर चलो। भाई अपने दोस्त को कहे मेरा जूता दे। अजलान अपनी बहन को कह दो मैं हरगिज नहीं दूंगा, अपनी सजा पूरी करे। अजलान गुस्से से कहता गाड़ी की तरफ मुड़ा तो वर्षा सीने पर हाथ बांधती बोली, जिस पर अफान भी वर्षा की नकल उतारता बोला। तो इन दोनों को फिर से स्टार्ट होता देखकर अजलान ने अफान के हाथ से जूता पकड़ते वर्षा को दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलते अफान को गुस्से से अंदर बिठाते दरवाजा बंद किया तो वर्षा भी जूती पहनकर आती दूसरी साइड से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी, जिस पर साहिल मुस्कुराता पिछली सीट पर बैठा तो अजलान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर अजलान गाड़ी को हवेली की तरफ बढ़ा ले गया। सारा रास्ता खामोशी से कटा। जैसे ही वो लोग हवेली में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही लाउंज में आनी, सादिया अम्मा और बिया बैठी नजर आईं। तो अजलान और साहिल मुस्कुराते हुए इनके पास आए। आनी, ये मेरी बहन है वर्षा और ये मेरा दोस्त है अफान। अफान सिर्फ अजलान का दोस्त नहीं, वर्षा का शौहर भी है। अफान, वर्षा, ये आनी है और ये इनकी बेटी बिया और ये सादिया अम्मा है, फरजाना आंटी की बहन, और वो नूर है, आनी की बड़ी बेटी और इस गांव की सरदारनी। अजलान की बात सुनते आनी ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो साहिल फौरन बोला, जिस पर वर्षा ने साहिल को घूरा तो साहिल खामोश हुआ। फिर अजलान अफान और वर्षा को देखता बोला तो आनी, सादिया अम्मा और बिया उठती वर्षा के गले मिली। तभी नूर जो लाउंज के शीशे से बाहर लॉन में चक्कर लगा रही थी इनके पास आई। सरदारनी, ये मेरी बहन है वर्षा और ये मेरा दोस्त है अफान, इन दोनों की हाल ही में शादी भी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सादिया अम्मा इनको ऊपर वाला कमरा दे दे, आप दोनों फ्रेश हो जाएं, मैं एक काम से जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी, फिर इकट्ठे चाय पियेंगे। अजलान की बात सुनते साहिल फिर बोला तो नूर पहले अफान और वर्षा को देखते बोली, फिर सादिया अम्मा को बोलती, फिर अफान और वर्षा को बोली, जिस पर इन तीनों ने हाँ में सर हिलाया तो नूर रफीक साहिब को लेती बाहर की जानिब गई। आओ बच्चों, मैं तुम लोगों को कमरा दिखा देती हूँ। सादिया अम्मा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सादिया अम्मा की बात सुनते वर्षा और अफान ने हाँ में सर हिलाया, फिर बिया फौरन बोली तो सादिया अम्मा उठती आगे बढ़ी, जिस पर अफान, वर्षा और बिया इनके पीछे बढ़े। तो सादिया अम्मा ने इन्हें अजलान और साहिल के साथ वाला कमरा दिखाया। बेटा, ये आप लोगों का कमरा है, फ्रेश होकर नीचे आ जाएं। आप हमें एक ही कमरा देंगी? तुम दोनों की शादी हुई है तो एक ही कमरे में रहोगे ना, अलग अलग में थोड़ी रहोगे। सादिया अम्मा की बात सुनते वर्षा फौरन बोली तो बिया ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा कुछ खामोश हुई तो बिया और सादिया अम्मा वापस चली गई, जबकि वर्षा और अफान अंदर कमरे में आ गए। वर्षा, अब ये बात याद रखो कि हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ एक कमरे में ही रहना है। अफान की बात सुनते वर्षा अफान को बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े लेती वॉशरूम में घुसी तो अफान ने गहरा सांस लिया। वर्षा के जवाब ना देने का मतलब था कि वो इससे नाराज हो चुकी है और अब इसे अपनी बीवी को मनाना पड़ेगा। अफान ये बात सोचते बेड पर लेटा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वर्षा फ्रेश सी ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक शर्ट में बाहर निकली तो अफान उठकर बैठता इसे देखने लगा। अफान को अपनी तरफ देखते पाकर वर्षा ने इसे टोटल इग्नोर किया और फिर अफान के कपड़े निकालती इसके पास बेड पर रखती, खामोशी से जाकर शीशे के सामने खड़ी होती, अपने काले बालों में टॉवल फेरती, बाल खुश्क करने लगी। जबकि वर्षा को यूं इग्नोर करता देखकर अफान खामोशी से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद जब वो फ्रेश सा बाहर निकला तो इसे सामने ही वर्षा शीशे के सामने खड़ी लिपस्टिक लगाती नजर आई। बेगम, कब तक नाराज रहने का इरादा है? अच्छा चलो ना, माफ कर दो प्लीज। अफान अपने बाल खुश करता वर्षा के पास आता सवाल कर गया, जिस पर वर्षा ने कोई जवाब न दिया। वर्षा को खामोश देखते अफान ने एक गहरा सांस लिया। वो जानता था अपने रिश्ते का मान इसे ही रखना है। वर्षा की गलती होते हुए भी इसे वर्षा को नाराज नहीं करना बल्कि इससे खुद माफी मांगनी है। और यही सोचते अफान वर्षा का हाथ पकड़ता अपनी तरफ मतवज्जा करता बोला तो वर्षा खामोशी से अफान के सीने पर सर रख गई। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। इट्स ओके मेरी जान, आई लव यू। चलें जल्दी फ्रेश हो, नीचे जाना है हमें। वर्षा की बात सुनते अफान इसके बालों में बोसा देता बोला तो वर्षा ने मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर अफान भी मुस्कुराने लगा। वो जानता था वर्षा इसे कभी इसके आई लव यू का जवाब नहीं देगी। वर्षा की बात सुनते अफान ने सर हिलाया और फिर अपनी शर्ट पहनी तो वर्षा और अपने कपल ड्रेस पर अफान हल्का सा मुस्कुराया। ये वही ब्लैक पैंट शर्ट थी जो वर्षा ने पिंडी से ली थी और जिसके ऊपर शी इज़ माइन और ही इज़ माइन लिखा था। अफान के तैयार होने पर वो दोनों फौरन नीचे लाउंज में आए तो इन्हें सामने ही अजलान और साहिल, आनी, बिया और सादिया अम्मा से बातें करते नजर आए। फिर वो दोनों भी मुस्कुराते इनके पास आते बैठे। तभी एक काम वाली साहिल के पास आई। आपको सरदारनी बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि अकेले आकर मेरी बात सुनो।
इस औरत की बात सुनते साहिल हाँ में सर हिलाता ऊपर नूर के कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि बाकी सब लाउंज में ही बैठे बातें करने लगे। सरदारनी, आपने बुलाया? हाँ साहिल, आओ अंदर आओ, बैठो। साहिल की बात सुनते नूर फौरन बोली तो साहिल कमरे में दाखिल होता नूर के इशारा करने पर सोफे पर बैठा, तो नूर आती इसके सामने वाले सोफे पर बैठी। ना तो मुझे बात घुमाना आती है और ना ही मैं घुमाने वाली हूँ, सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी बोले, क्या तुम बिया को पसंद करते हो? नूर की बात सुनते साहिल फौरन बोला तो नूर ने सवाल किया, जिस पर साहिल की आंखें हैरत से फैली। मैं भी बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधा जवाब दूंगा। जी मैं बिया को पसंद करता हूँ। तो फिर आगे का क्या इरादा है? जी मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साहिल के जवाब पर नूर ने फौरन सवाल किया तो साहिल ने भी परेशानी से सवाल किया, जिस पर नूर ने एक गहरा सांस लिया। बिया से शादी का इरादा रखते हो या नहीं? दरअसल मैंने कभी बिया को लेकर शादी के बारे में सोचा नहीं है। हाँ मैं पसंद करता हूँ बिया को, मगर एक दोस्त की तरह, मोहब्बत इश्क का सोचा नहीं है मैंने अभी तक। वेल दैट्स ग्रेट। ये 2 तस्वीरें हैं लड़कों की, मैंने बिया के लिए सिलेक्ट किया है इन दोनों को। जो लेफ्ट वाला है इसने बीटेक किया है और एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा है, माहाना 2.5 लाख तनख्वाह है। और जो राइट वाला है इसने एमबीए किया है और अपना बिजनेस कर रहा है, सालाना 15 से 16 करोड़ कमा लेता है। मुझे ये दोनों लड़के ठीक लगे हैं, तुम बताओ तुम्हें कौन सा समझ आ रहा है? नूर की बात सुनते साहिल परेशान से बोला तो नूर ने इसके सामने अपना आईपैड रखा जिसमें 2 लड़कों की तस्वीरें थीं। फिर वो फौरन बोली तो साहिल ने आईपैड उठाते अपने सामने किया और फिर 2 मिनट बाद वापस टेबल पर रखा। मेरे मुताबिक ये वाला सही रहेगा, इसने भी एमबीए किया है और अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है, माहाना 15 से 20 लाख कमा लेता है और कनाडा में रहता है। एक भाई है इसका बस, फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं। तुम जानते हो ना ये तस्वीर तुम्हारी है? जी जानता हूँ। मैं नहीं जानता मैं बिया से मोहब्बत या इश्क करता हूँ या नहीं, मगर मैं इसका नाम किसी और शख्स के साथ जुड़ते नहीं देख सकता। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं बिया को बहुत खुश रखूँगा, कभी इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और बहुत प्यार करूँगा। साहिल की बात सुनते नूर ने आईपैड पर मौजूद तस्वीर देखी और फ़ौरन बोली तो साहिल ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, जिस पर नूर ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारे पेरेंट्स को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, इनको कोई एतराज़ नहीं होगा, इनके लिए मेरी पसंद अहम है। ठीक है, कल शाम से पहले पहले अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवाओ। मैं कल एक दावत दे रही हूँ हवेली में, इसमें बिया की बात पक्की का भी ऐलान करूंगी और फिर 1 हफ्ते तक मंगनी कर दूंगी। नूर के सवाल पर साहिल फौरन बोला तो नूर ने फौरन जवाब दिया, जिस पर साहिल किसी सोच में पड़ा तो नूर ने आईब्रो उचकाई। सरदारनी, अगर हम मंगनी की बजाय निकाह कर लें तो? दरअसल मुझे 1 महीने में कनाडा जाना है, तो मैं सोच रहा था मैं बिया के पेपर्स निकाह के बाद जमा करवा दूंगा और जाते हुए बिया को साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स से बात करवाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। जी मैं जल्द से जल्द आपकी बात करवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। साहिल की बात सुनते नूर फौरन बोली तो साहिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर नूर हाँ में सर हिलाती उठकर बाहर की जानिब बढ़ी तो साहिल भी इसके पीछे पीछे बाहर निकला और सीधा लाउंज में आया तो सादिया अम्मा ने चाय और इसके साथ लवाजमात टेबल पर सजाए। फिर साहिल और नूर के बैठने पर सब लोगों ने चाय के साथ लवाजमात का मज़ा हल्की फुल्की बातों में किया। फिर नूर बिया की तरफ मुतवज्जा हुई, जो मज़े से चाय के साथ बिस्किट खा रही थी। बिया, तुम्हारा बीबीए का रिजल्ट आ गया है। क्या आया है मेरा रिजल्ट? तुम्हारा A+ आया है और पूरी 4 जीपीए आई है। नूर की बात सुनते बिया ने परेशानी से सवाल किया तो नूर ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर बिया ने खुश होते चिल्लाना शुरू किया तो सबने बिया को मुबारकबाद दी। अन्नी, मैंने कल शाम को हवेली में दावत रखी है, पूरा गांव इस दावत में मदऊ है। दावत की सारी जिम्मेदारी आप पर है, मैंने बिया के पास होने की दावत रखी है। बिया, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आगे का क्या सोचा है और तुम्हें पास होने का क्या तोहफा चाहिए? सरदारनी, मैं आगे एमबीए करना चाहती हूँ और मुझे पास होने की 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पार्टी करना चाहती हूँ, इन्हें मैं कल का इनविटेशन दे चुकी हूँ, वो कल ही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है? नूर की बात सुनते अनी ने हाँ में सर हिलाया तो नूर बिया से बोली, जिस पर बिया खुशी से बोली तो नूर ने जवाब देते अगला सवाल किया, और मुझे अभी शादी नहीं करनी। देखो बिया, शादी की बात कंफर्म है, वो मना नहीं हो सकता, इसके सिवा जो तुम बोलो। और रही बात पढ़ने की, तो वो तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, इसमें कोई मसला नहीं। मैंने तुम्हारे लिए 3 लड़के देखे हैं, इसमें से जो तुम डिसाइड करोगी वही कंफर्म होगा और कल ही तुम्हारी मंगनी या निकाह पक्का करूँगी और कल की दावत में ऐलान भी करूँगी। ठीक है सरदारनी, जैसा आप कहें। बिया की बात सुनकर नूर फौरन बोली तो बिया ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर नूर ने हाँ में सर हिलाते साहिल को देखा, जो नूर को देखते मुस्कुरा गया। फिर नूर उठती वहां से चली गई, जबकि पीछे बाकी सब बैठे रह गए।
आज हवेली में दावत की तैयारियां अरूज पर थीं। साहिल ने कल रात को ही नूर की बात अपने पेरेंट्स से करवा दी थी, जिस पर इन्होंने बिया की तस्वीर देखने के बाद हंसी खुशी निकाह की रजामंदी जाहिर की थी। अब देखना ये था कि बिया साहिल और इन दो लड़कों में से किसे कंफर्म करती है, क्योंकि तीनों ही फैमिलीज शादी के लिए तैयार थी। हवेली में दावत की तैयारियां देखकर बिया बहुत खुश थी। जब इसे सरदारनी के बुलावे का पता चला तो बिया खामोशी से नूर के कमरे में आई। बिया, मैंने ये 3 लड़के तुम्हारे लिए चुने हैं और तीनों की ही फैमिलीज़ तैयार हैं शादी करने के लिए। अब तुम बताओ कि तुम किससे करना चाहती हो? नूर बिया के सामने टेबल पर आईपैड में 3 तस्वीरें खोलकर रखती बोली, जिसमें से एक तस्वीर साहिल की भी थी। बिया ने बारी-बारी तीनों तस्वीरों को देखा। सरदारनी, जो आपको ठीक लगे तीनों में से। बिया, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, मैंने नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ डिसाइड भी तुम करो। वैसे मुझे तो तीनों पसंद है, इसलिए तुम जो भी चूज़ करोगी मुझे कोई भी मसला नहीं होगा इस बारे में। फिर ये वाला। बिया की बात सुनते नूर इन तीनों का बायोडाटा बताती बोली तो बिया ने कुछ सोचते एक तस्वीर पर हाथ रखा, जिस पर नूर ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो बिया उठती वहां से चली गई। फिर नूर भी उठती अपनी गाड़ी की चाबी लेती बाहर निकली। आनी, मैं एक काम से जा रही हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी, तब तक आप लोग दावत का सारा इंतजाम कर लें, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए इस दावत में। ठीक है नूर, ध्यान से जाना। नूर की बात सुनते आनी मुस्कुराती बोली तो नूर हवेली से बाहर निकली, जबकि नूर को बाहर जाता देखकर बिया उठती लॉन में आई जहाँ सारी डेकोरेशन हो रही थी और इसकी कुछ दोस्तें भी पहुंच चुकी थी, जबकि बाकी भी बस आने वाली थी। नूर हवेली से निकलती सीधा सवात पहुंची और वहां से इसने 2 बहुत ही नफीस सी सोने की अंगूठियां खरीदी, जिसमें से एक तो जेंट्स थी जबकि दूसरी लेडीज थी और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंगूठियां लेने के बाद नूर निकलती अपनी गाड़ी में बैठी और वापस अब्दुल्ला नगर के लिए निकल गई। जैसे ही नूर अब्दुल्ला नगर की हदूद में दाखिल हुई तो इसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई और इस वक्त नूर की गाड़ी 120 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की ब्रेक्स खराब होते देखकर नूर शदीद परेशान हुई और फिर गाड़ी का हॉर्न बजाती स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगी। गांव की सरदारनी की गाड़ी फुल स्पीड में गुजरता देखकर सब गांव वाले हैरान हुए, क्योंकि सरदारनी कभी भी इतनी स्पीड से ड्राइव नहीं करती। रीजन गांव की कच्ची सड़कों पर बच्चों का खेलना था। ये आज सरदारनी इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हैं, मुझे क्या पता हो। वो तो गांव में इतनी स्पीड से कभी नहीं चलाती गाड़ी, आज अचानक क्या हुआ। एक आदमी की बात सुनते दूसरा आदमी कंधे उचकाता बोला तो पहला आदमी फिर से बोला और खामोश हुआ। तभी इन्हें एक धमाके की आवाज आई तो सब लोग इस धमाके की आवाज सुनते इसकी तरफ बढ़े। नूर, जिसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो चुकी थी, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। फिर गाड़ी अचानक जाती सीधी एक दरख्त से टकराई तो एक धमाके की आवाज हुई, जिस पर सब गांव वाले नूर की गाड़ी के पास इकट्ठा हो गए, मगर किसी में भी आगे बढ़कर नूर को बचाने की हिम्मत ना हुई। तभी वहां अजलान की गाड़ी रुकी तो इसमें से अजलान, अफान और साहिल गाड़ी से बाहर निकले और सीधा नूर की गाड़ी के पास इसकी जान बचाने के लिए आए। वो तीनों जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो अजलान ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो इसकी नजर नूर पर पड़ी, जिसका सर स्टीयरिंग से लगा हुआ था। अजलान ने फौरन से नूर को कंधे से पकड़ते इसकी टेक सीट से लगवाई तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। गाड़ी में बैठी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की बिजनेस टाइकून सैम आसिफ थी। क्या हुआ है हमारी सरदारनी को? गाड़ी में आपकी सरदारनी नहीं, कोई और लड़की है। गांव का एक आदमी आगे बढ़ता बोला तो अजलान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर वो आदमी हाँ में सर हिलाते खामोश हुआ। फिर अजलान ने आगे बढ़ते समरा की सीट बेल्ट खोलना चाही तो किसी को अपने करीब महसूस करते समरा ने एक झटके से आंखें खोली और बिना सामने वाले की शक्ल देखे इसकी गर्दन दबोची तो अजलान ने हैरानगी से समरा को देखा। अजलान को देखते समरा ने फौरन से अजलान की गर्दन छोड़ी तो अजलान गाड़ी से बाहर निकला। फिर समरा फौरन से टिश्यू लेती अपने माथे पर रखती सीट बेल्ट खोलती बाहर निकली तो गांव वाले समरा को देखते हैरान हुए। सरदारनी, क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप लोग फिक्र मत करें, गाड़ी निकालो, मुझे हवेली पहुंचना है अभी के अभी। एक औरत के सवाल पर सैम जवाब देती ही साहिल को देखती फौरन बोली तो साहिल इसकी आंखों में गुस्से की ज्यादती से पड़े लाल डोरों को देखते परेशानी से हाँ में सर हिलाता भागकर गाड़ी स्टार्ट कर गया। मगर तुम शट अप, इस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनना। अफान अभी बोला ही था कि सैम इसकी बात काटती गुस्से से बोली और फिर सीधी जाती गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी तो अजलान और अफान भी आते गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे। फिर साहिल गाड़ी को हवेली की तरफ बढ़ा ले गया। हवेली पहुंचते ही सैम जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई तो सब लोग इसे देखकर हैरान हुए। तभी सादिया अम्मा इसके पास आई और इसे लेती सोफे पर बैठी, फिर इसके सर की पट्टी करने लगी। माथे पर हल्की सी चोट थी जिसमें से खून रस रहा था। पट्टी करने के बाद सैम गुस्से से आग बगोला होती रफीक की तरफ मतवज्जा हुई। रफीक साहिब, पता करें किस कुत्ते में इतनी हिम्मत आ गई है कि इसने अब्दुल्ला नगर की सरदारनी को मारने की कोशिश की। मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई अचानक, जबकि जाते हुए ब्रेक्स बिल्कुल ठीक थी। जी सरदारनी, आप बेफिक्र हैं, मैं जल्द से जल्द पता करने की कोशिश करता हूँ। सादी अम्मा, जो बेसमेंट में दोनों लड़कियां हैं इनको बुला कर लाएं।
सैम की बात सुनते रफीक साहब फौरन बोले तो सैम ने अगला हुक्म दिया, जिस पर सादिया अम्मा ने हाँ में सर हिलाया और इन्हें लेने बेसमेंट की तरफ बढ़ी और 5 मिनट बाद इन दोनों लड़कियों को लेती लाउंज में हाजिर हुई। रमशा, तुम कल से शगुफ्ता अम्मा के घर का सारा काम करोगी, बिना किसी चूं चरा के। अगर मुझे इनसे शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। और फातिमा, तुम्हें शहर जाने का बहुत शौक है ना? मैंने बात कर ली है शहर में एक फैमिली से, वो मेरे जानने वाले हैं। तुम कल से इनके घर का काम करोगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करोगी। याद रखना, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर होगी, इसलिए तुम कोई ऑल फॉल हरकत नहीं करोगी। अगर तुमने की तो देखना फिर मैं क्या करूँगी। सरदारनी, हम दोनों को माफ़ कर दें। हरगिज़ नहीं, हर गलती की सज़ा होती है और तुम्हें वो सज़ा हर हाल में निभानी है। दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सैम की बात सुनते वो दोनों लड़कियां मिन्नत करती बोली तो सैम कहर ढाती नज़रों से बोली, जिस पर वो दोनों लड़कियां खामोशी से सर झुका गईं। फिर वापस बेसमेंट की तरफ बढ़ गईं तो वर्षा आती सैम के गले लगी। शुक्र है सैम, तुम मिल गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि तुम गायब हो चुकी हो। वो तो मैंने अफान को भैया से कॉल पर बात करते सुन लिया, इसलिए मुझे पता था। तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मेरा सब कुछ डूब गया था और मेरी जान के साथ साथ मेरे इर्द गिर्द वालों को भी खतरा था, इसलिए मैं रातों रात गायब होकर यहाँ आ गई। वर्षा की बात सुनते अफान और अजलान ने एक दूसरे को देखा। फिर अजलान ने सवाल किया तो सैम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर सब लोग खामोश हुए। फिर समरा अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब बस खामोशी से एक दूसरे को देखकर रह गए।